साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप सबको कहा गया था कि जनरल साइंस जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फर्स्ट पेपर में है उसके 5% एग्जाम में आते हैं। 10 नंबर की जनरल साइंस होती है जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सिलेबस दिया गया है। उसके टॉपिक अपन एक वीडियो में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये बायोलॉजी वालों के लिए तो पूर्णतः काम आ जाएगा, अदर सब्जेक्ट वालों के लिए 90 से 95% कवर हो जाएगा। वो इसलिए बताया मैंने कि उनको केवल उत्तक, क्योंकि मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, जब मैंने तैयारी करी थी तो उसमें टिश्यू है, और चूँकि मेरे को उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती थी, सब्जेक्ट का था मैं, तो टिश्यू और इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन 2 टॉपिक को छोड़कर बाकी सभी टॉपिक हैं इसमें कवर किए गए हैं। तो वो आप इजीली जनरल साइंस के किसी भी मैटर से इजीली मिल जाते हैं, और इसके प्रश्न आते भी साधारण, तो आप कर भी पाते हो, ना भी पढ़ो तो भी। देखो, पहला टॉपिक केमिस्ट्री के लेते हैं, उसके बाद फिजिक्स के, और बाद में बच्चे कुछ हैं वो बायोलॉजी के ले लेंगे। मैं पहले एक बार पढ़ा देता हूँ सारा, उसके बाद उसको रिवीजन में ले लेंगे। पदार्थ की संरचना और अणु। सबसे पहले बात आती है पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरे, स्थान घेरे इसका मतलब क्या है, उसका आयतन है। स्थान घेरने का मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, आयतन है। तो कोई भी वस्तु स्थान घेरे और द्रव्यमान हो जिसका, और जो ज्ञानेंद्रियों से महसूस की जा सके, उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ का मतलब कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, मतलब जिसमें भार हो, उसका आयतन हो, मतलब जो स्थान घेरे, और उसे ज्ञानेंद्रियां महसूस कर लें। ये 3 लक्षण अगर किसी वस्तु में हैं तो उस वस्तु को क्या कह सकते हैं अपन, पदार्थ कहते हैं। इस पदार्थ की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं, कुल 5 अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव्य, गैस, आपको पता ही है, ये द्रव्य है देखो, और ये द्रव्य है। तो ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा और बोस, ये 2 बाद में खोजी गई हैं। ऐसे करके 5 तो टोटल अवस्थाएं हैं। बोस को आइंस्टाइन, कंडेंसेट शामिल है इसके अंदर, ये अलग एक लाइन याद रख लेना। बाकी मेन अवस्थाएं 3 है, ठोस, द्रव्य और गैस। इन पर पहुंचने से पहले बात देखो, एक होता है परमाणु। ऐसा कोई भी सूक्ष्मतम कण जिसको अब और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते आप, सूक्ष्मतम कण जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। भाई आप जैसे मान लो एक चौक है, चौक को पीसने बैठो आप, कि पीसोगे, एक समय ऐसा आएगा कि अब आपके बस की बात नहीं है कि और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। तो ऐसे कण जिसको और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। दूसरी बात याद रखनी है, परमाणु सिद्धांत किसने दिया, डाल्टन ने दिया 1808 में। अभी इतने सूक्ष्म है कि इनको किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ती है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, और खुद किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जब ये जुड़ेंगे किसी से तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। और इनका आकार क्या है, लगभग 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे छोटे कण जिन्हें और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। और जब लिखते हैं ना तो ABCD वाले जो आते हैं वो परमाणु है। जैसे मान लो नाइट्रोजन लिखा, कार्बन लिखा, ऑक्सीजन लिखा, सल्फर लिखा, है ना, आर्गन लिखा, मीथेन लिखा, ये मतलब आपके मीथेन नहीं, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर है, ये आर्गन है, ये सब लिखे ना जिनमें केवल इंग्लिश आ रही है, इंग्लिश के अक्षर जो आ रहे हैं ना, वो सारे क्या हैं, परमाणु है। इस इंग्लिश के अक्षर के साथ अगर गणित और जुड़ गई, ABCD के साथ मैथ और जुड़ गई, जैसे मान लो मीथेन बन गया CH4, तो 4 H जुड़ गए यहाँ पर और 1 C जुड़ गया। मतलब क्या हुआ, अगर C और H अलग अलग लिखता ना मैं, तो अब ये क्या है, परमाणु है। लेकिन 1 C और 4 H मिलकर क्या बन गया, ये बन गया आपके अणु बन गया। तो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। स्वतंत्र रह सकते हैं, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, ये स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। यौगिक के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं, स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेते हैं, परमाणु लेते हैं। तो बात आ गई परमाणु की, बाद में आ गई अणु की। तो परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। अब अगर एक ही प्रकार के परमाणु का समूह है तो उसको तत्व बोला जाता है,
रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द दिया था 1661 में, बॉयल तत्व, ठीक है। अब तक कितने, 118, सोना है, चांदी है, लोह है, इस प्रकार से तत्व हो गई। अणु में प्रेजेंट तत्व के परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाती है। प्रश्न पूछा परमाणुकता का मतलब क्या होता है कि कोई अणु है, उसमें प्रेजेंट कोई तत्व है, उसमें कितने परमाणु की संख्या है, वो क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। जैसे ओजोन का ऐसे सूत्र लिखते हैं, ओजोन क्या है, ओजोन है एक अणु, अणु इसलिए कि यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल जुड़े हुए हैं, ये तीनों तो परमाणु है, ये और तीनों जुड़ गए तो क्या बन गए, अणु। तत्व हो गया एक ही के जुड़े हुए, जिसका मतलब तत्व बोल दिया इसको, एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह तत्व बोल दिया। अब इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, 3 है, तो ये 3 क्या कहलाती है, इसकी परमाणुकता कहलाती है। तो ओजोन की परमाणुकता 3 है, ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 है, इस प्रकार से परमाणुकता है। अब देखो अणु है उसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं आप, तत्व और यौगिक। अगर समान प्रकार से मिलकर बना तो क्या बोल दिया उसको, तत्व। और वही अणु अगर असमान परमाणुओं से मिलकर बना है उसको क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। जैसे जल है तो जल के अंदर 2 तो H हैं, 2 तो H के परमाणु हैं, ठीक है, और एक क्या है, ऑक्सीजन का है। तो ये प्रकार मिलकर क्या बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं। तो अगर असमान प्रकार के मिले तो क्या बन गया, यौगिक। समान प्रकार के मिले तो क्या बन गया, तत्व बन गया। 2 या 2 से अधिक तत्व है, तो क्योंकि अपने आप में H2O तत्व है, O तत्व है, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व मिल गए। जैसे नमक है, NaCl है, एक Na और एक Cl, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया। इनका सूत्र होता है, फिर अभी तक क्या था वो अलग अलग बात हो गई थी, इनका सूत्र होता है, यौगिकों का भी सूत्र होता है कि जैसे H2O लिखते हैं या फिर NaCl लिखा, NH3 लिखा, अमोनिया, तो क्या है ये सूत्र हो गया। अमोनिया के अंदर देखो NH3 है, तो NH का मतलब N तो 1 है, H के हैं 3 है, तो अमोनिया हो गया, तो क्या हो गया, यौगिक हो गया। O2 लिखा, ये तत्व हो गया। O3 लिखा, तत्व हो गया। N3 लिखो मान लो मैं, तो क्या हो गया, तत्व हो गया। क्योंकि समान प्रकार के परमाणु हैं तो तत्व है, असमान प्रकार के हैं तो यौगिक। अब देखो 2 या 2 से अधिक तत्व है, वह यौगिक की अनिश्चित मात्रा, कोई फिक्स नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। जैसे वायु है, वायु के अंदर कोई फिक्स नहीं है किस प्रकार का तत्व क्या है, उसको क्या बोला गया, ये बोल दिया मिश्रण बोल दिया। इनका कोई सूत्र नहीं होता। चीनी का चाशनी बनाते हैं, जैसे चाशनी का कोई सूत्र नहीं है, मिश्रण हो गया। वायु का कोई सूत्र नहीं होता। अब देखो 2 प्रकार के हो सकते हैं, समांगी, सभी अवयव एक ही अवस्था के हैं तो वायु उदाहरण है समांगी, होमोजीनस। विषमांगी, दूध है ना, एक में आपके जैसे लैक्टोज है तो सॉलिड भी है, यहाँ पर कुछ लिक्विड मात्रा भी, एक जल है, दूध है, अलग अलग मात्रा है। बादल है, गैसेज भी है, यहाँ पर धूल के कण भी हैं, बादल हो गया। धुआं है, धुआं के अंदर आपके कार्बन के कण भी हैं, गैस भी हैं, इस प्रकार से। तो विभिन्न अवस्था के, अवस्था का मतलब क्या है, वो ठोस, द्रव और आपके गैस, तो अलग अलग अवस्था के हों उसको बोलेंगे विषमांगी मिश्रण, और समान अवस्था के हों उसको क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। वायु है, वायु सभी, वायु का मतलब इसका मतलब तो गैस ही है सारी की सारी, तो गैस ही अवस्था के, तो एक ही अवस्था के हैं, ये वाली बातें। तो इतनी बातें में क्या पढ़ी आपने, परमाणु सबसे छोटा जिसका विभाजन नहीं हो सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता। गणित आती है ABCD के साथ में। एक ही प्रकार के परमाणु मिल गए तो तत्व बना दिए, अलग अलग प्रकार के मिले तो यौगिक बना दिए। तत्व हो या यौगिक अगर मात्रा ज्यादा है, अनिश्चित मात्रा में व्यवस्थित है तो मिश्रण बोलेंगे। मिश्रण 2 प्रकार का हो सकता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। अब द्रव्य की अवस्था है ना, ये परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है, ठोस द्रव्य में, द्रव्य गैस में, इस प्रकार से बदलता रहता है। तो देखो वह ताप जिस पर ठोस द्रव्य में बदल जाए, वह ठोस चीज है, कपूर है, कपूर है, वो तो गैस बन जाता है। पर जैसे मान लो कोई ठोस पदार्थ है और वो पिघल के आपके द्रव बन गया, तो बर्फ का गोला है और पिघल के पानी बन गया वो, तो जिस तापमान पर वो पानी बनता है ना, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, द्रव बन जाता है। तो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट होता है 277.16 केल्विन। संगलन भी कहा जाता है इसको, गल गई कोई चीज, मेल्ट हो गई। आइसक्रीम लेके आए आप, फ्रिज में रखी हुई थी, जमी हुई थी, लेकिन 15-20 मिनट नहीं खाई, हालांकि इसको मेल्ट नहीं होने देते आप, उससे पहले सॉलिड की सॉलिड ले जाते हो। पर बाय द वे मान लो छोड़ दी किसी की,
तो थोड़े समय में क्या हो जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। तो वो क्या, उसका जितने समय में मेल्ट होती है उसका वो मेल्टिंग पॉइंट है। परिभाषा क्या, एक एटमॉस्फेयर पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर द्रव में बदलने के लिए जितने उष्मा की आवश्यकता उसे संगलन की गुप्त उष्मा या एंथैल्पी कहा जाता है। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट, अगर कोई द्रव है वो गैस में बदल जाता है, पानी है उसको आपने टॉप पे चढ़ा दिया और वो भाप बन के उड़ जाएगा, थोड़े समय में भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो जिस तापमान पर वो भाप बन के उड़ना शुरू कर देता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। भाई उबलना शुरू होगा, बॉयल होना शुरू हो गया। आपने आलू पानी में डाल के उबालना शुरू किया तो थोड़े समय बाद में क्या होगा, ये उफान आएगा और फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, वो भाप बन के पानी उड़ने लग जाएगा। तो क्या है, वो क्वथनांक जिसको बोलते हैं, उस पहले वाले को गलनांक बोलते थे, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। परिभाषा वही है, एक एटमॉस्फेयर प्लस 1 किलोग्राम द्रव्य को उसके जिस, या यहाँ पर किलोग्राम की जगह लीटर भी बोल सकते हो, द्रव्य को उसके जिस बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे गुप्त उष्मा या एंथैल्पी कहा जाता है। दाब बढ़ने पर, किसी चीज का दाब बढ़ाया जाए तो गैस अवस्था क्या बन जाती है, द्रव में बदल जाती है। तो गैस को अगर द्रव में बदलना है तो क्या कर देते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं। अब पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध नहीं होते सारे पदार्थ, उनका शुद्धिकरण करना पड़ता है। ये देखो वो नोट्स है जो मेरे बनाए हुए, तो थोड़ा सा रफ टाइप लगेंगे आपको। इनको आप एक बार बस 1 घंटे के वीडियो के लगभग आसपास बनेगा तो आप बहुत सारी चीज़ें आपके समराइज हो जाएंगी। इसी तरह की नोट्स आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा ये, जिससे आप उनको देख सकते हो। प्रिंट आउट के लिए नहीं होंगे ये, केवल आप उनको देख सकते हो ऐप के ऊपर, इसलिए क्योंकि ऐसे कोई ये मतलब साफ सुथरे नहीं है कि आप उसका प्रिंट आउट निकालो। तो प्रिंट आउट का मतलब नहीं है, आप उनको जब भी जरूरत पड़े तो दोबारा से आप एक बार फटाफट देख सकते हो। फिल्टर करें किसी चीज़ को, कोई मिश्रण है विषमांगी, ठोस को द्रव से अलग करना, जैसे मान लो रेत है उसमें जल मिला हुआ है या जल में रेत मिली हुई है तो फिल्टर कर लिया, छान लिया। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, कोई विलयन है उससे ठोस को अलग करना है, ठोस को अलग करना है। जैसे मान लो चाशनी बना ली, चाशनी का मतलब उसमें पानी और चीनी वो सारी चीज़ें हैं, अब उसको गर्म करके वापस उसका क्या करना है, चीनी वापस निकालनी है। तो उसको आप क्या करोगे, दोबारा से सॉलिड करोगे, तो विलयन से ठोस निकालने के बाद में जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। पानी में नमक है तो नमक पानी में मिल गया, अब आपको वापस नमक प्राप्त करना है तो पानी को उड़ाओ, ये कहलाता है क्रिस्टलीकरण। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ठोस कोई चीज़ है, गर्म किया, वाष्प बनी, वापस ठंडा किया, ठोस बन गई। नौसादर है, आयोडीन है, कपूर है, नेप्थलीन है, नमक और नौसादर को पृथक करना। आप कपड़ों में कपूर की गोली डालते हो और जब सर्दियां खत्म होती हैं तो आपको कपूर की गोली वो डाली हुई नजर नहीं आती, लेकिन सभी कपड़ों में सुगंध आती है कपूर की। क्या हुआ कि ठोस था और वो वाष्प बन के कपड़ों में चला गया। इस प्रकार से नौसादर है, आयोडीन है, कपूर है, नेप्थलीन है, ये सब आपके सब्लिमेशन के ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। डिफरेंशियल एक्सक्रेशन, विभेदी निष्कर्षण, अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करना, जल व तेल आपस में मिले हुए उनको अलग करने के लिए प्रक्रिया है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिस्टिलेशन, आसवन, पता ही है डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, आसवन विधि के द्वारा जल प्राप्त करते हैं। अशुद्ध द्रव्य है, वाष्प बन के शुद्ध द्रव्य प्राप्त करना, जल का आसवन क्रिया किया जाता है, जल को डिस्टिल करते हैं, डिस्टिल वाटर बनाते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो द्रवों के क्वथनांक में पर्याप्त अंतर ना हो, यहाँ तो पर्याप्त अंतर हो तब तो इजीली हो जाएगा डिस्टिलेशन, पर्याप्त अंतर नहीं हो ना और मिल गए वो, उनको अलग करना है ना, तो फिर आपको क्या करते हैं, वाष्प को प्रभाज स्तंभ से गुजारते हैं। पहले कम द्रव्यमान वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल, बाद में अधिक द्रव्यमान वाला, जैसे इस प्रकार से करा जाता है। जैसे डीजल है, केरोसिन है, आपस में मिल गए, उनको फिर पृथक करना है तो कैसे करेंगे, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विधि के द्वारा करेंगे। थोड़ा बहुत भी क्वथनांक में अंतर है ना, बॉइलिंग पॉइंट में जो आपके अंतर है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग किया जाता है। कॉपर प्लस जिंक मिलकर क्या बनाते हैं, पीतल, याद रखना ये सूत्र। कॉपर प्लस एसएन मिलकर कांसे का निर्माण करते हैं। पीबी प्लस एसएन मिलकर सोल्डर या फ्यूज तार, ये क्वेश्चन आया हुआ एक बार, फ्यूज तार का निर्माण किससे होता है, पीबी प्लस एसएन। कांसे का निर्माण सीयू प्लस एसएन और पीतल का निर्माण सीयू प्लस जेडएन से बनता है। ऐसे करके याद करना। एक याद करना, ईंट
पद पग नारद नाचे। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन किसने दिया, टी आ गया ना, ईंट, थॉमसन ने। पे का मतलब प्रोटॉन, गे का मतलब गोल्डस्टीन, ना का मतलब नाभिक, रदर का मतलब रदरफोर्ड, ना का मतलब न्यूट्रॉन, चे का मतलब चेडविक। इलेक्ट्रॉन शब्द थॉमसन का, प्रोटॉन गोल्डस्टीन का, न्यूट्रॉन चेडविक का और नाभिक का रदरफोर्ड ने दिया था 1897, 1919 और 1932। ऐसे करके इनको याद रखना है। परमाणु की संरचना करें तो परमाणु के देखो कण है, पहला वही परमाणु जिसको आगे जाके आप मतलब जैसे देखा ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस ने बताया था, अविभाज्य कण जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते उसको क्या कहते हैं, परमाणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं। इसको और ज्यादा नहीं काट सकते आप। पर इसके अंदर 3 प्रकार के कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया था, थॉमसन आ गया था। कैसा आवेश है पता ही आपको, ऋणात्मक आवेश होता है, कैथोड बोलते हैं। और द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1/1837वां भाग। प्रोटॉन 1886 में गोल्डस्टीन है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड जिसको बोलते हैं, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना अधिक। न्यूट्रॉन 1932 में चेडविक ने, द्रव्यमान प्रोटॉन के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर ये वाली बात होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु के अलग अलग मॉडल आए हैं। थॉमसन मॉडल, जिसमें ऐसा क्या बताया गया कि जैसे एक तरबूज है ना, तरबूज के अंदर बीज लगे होते हैं, तो तरबूज है, तरबूज के अंदर बीज लगे होते हैं। उसी प्रकार से जो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु है ना, वो इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो पूरे तरबूज का खाने वाला भाग है और बीज हो गए। तो जहां जहां बीज है वो क्या मतलब नेगेटिव है, और बाकी खाने वाला क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के बीच में इस प्रकार से नेगेटिव लगे रहते हैं। तो गोल खाने वाला भाग है वो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, और अंदर बीच बीच में नेगेटिव मतलब न्यूट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन, ये बीच बीच में होते हैं, इसलिए उसको प्लम पुडिंग सिद्धांत कहते हैं। रदरफोर्ड प्रतिरोध दिया था 1911 में, सोने की पतली पन्नी थी, उस पर क्या क्या अल्फा कणों की बौछार करी, द्विआवेशी धनायन की। तो चारों ओर जिंक का लेप कर दिया, तो सारी है वो बौछारें टेढ़ी मेढ़ी स्कैटर्ड हो गई, पर एक क्या हो गई, सीधी गई थी। जो सीधी गई थी उसको फिर ऋणात्मक के लिए बोला गया। नाभिक की त्रिज्या 10 से 15 माइनस मीटर होती है। हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन निश्चित त्रिज्या व ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। इसे क्या कक्ष कहते हैं, KLMNO, ऐसे कक्ष कहा जाएगा। इन कक्षों में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, सूत्र याद रख लेना, MVR 1/2 पाई का गुणज होता है। परमाणु का आकार, संयोजित त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या, इस प्रकार से। एक आता देखो ये परमाणु के परिवर्तन, थोड़ा सा बादल बनना किस प्रकार का है, भौतिक परिवर्तन है। वाष्पन होता है, संघनन होता है। मतलब क्या हुआ कि कोई द्रव चीज है वाष्प में बदल गई, वाष्पन, वाष्प वापस संघनित होकर किस में बदल गया, द्रव। तो वाष्पन प्लस संघनन दोनों को मिलाकर क्या है प्रक्रिया हो रही है, आसवन होता जा रहा है। पानी में चीनी का घोलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। नया पदार्थ बना, इसका मतलब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ देखो एक उदाहरण दे रखा है, मोमबत्ती का जलना कैसा है, भौतिक परिवर्तन है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन भी साथ साथ में, क्योंकि मोमबत्ती जल रही है तो कुछ अवस्था परिवर्तित हो रही है उसकी, और रासायनिक परिवर्तन हो गया, अवस्था परिवर्तित हो रही है तो, और मोमबत्ती का कुछ भाग है वो रह भी जाता है। तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है। तो कुछ प्रकार के परिवर्तन हो गए। परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। अब देखो एक होता है द्रव्यमान संख्या, याद रखने वाली बात है, परमाणु के नाभिक में कुल न्यूक्लियन जो है ना, कुल न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, उनकी संख्या क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या मतलब जेड का मतलब केवल प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या मतलब पूरा प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर तो द्रव्यमान बना रहे हैं, और परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, केवल प्रोटॉन के नंबर को। तो ऐसा बोल सकते हैं ए बराबर, ए मतलब द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जेड प्लस एन। तो ए बराबर क्या हो गया, ये तो जेड हो गया, ये वाला ए का मतलब देखो ये वाला ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या, ए बराबर जेड प्लस एन। परमाणु भार देखो, वह संख्या जो प्रदर्शित करेगी तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु से कितना गुना भारी है। 3 चीजें रटनी है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है,
ई से डिनोट करते हैं, ऋणात्मक आवेश होता है। आवेश कितना है इसके ऊपर 1.60 गुणा 10 की पावर -19। द्रव्यमान है ये वाला, एक बार इसको देखना जरूर। प्रोटॉन पी से डिनोट करते हैं, पॉजिटिव आवेश है, 1.60 गुणा 10 की पावर -14 है, और ये इसके ऊपर क्या है, आवेश, द्रव्यमान है उसका। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन का, तो तीनों का ये आवेश दे रखा है और यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है। एक होता है अवोगाद्रो संख्या, सभी पदार्थों के एक मोल में उसके कणों की जितनी संख्या है उसको क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और उसका मान परीक्षा में पूछ लिया जाता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ये आपके 9वीं 10वीं की किताबों से बनाए हुए हैं, 8वीं 9वीं 10वीं एनसीईआरटी और आरबीएससी, इसके अलावा क्वेश्चन जाते नहीं है। सामान्य ताप और दाब पर पदार्थों के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर तथा एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 22.4 लीटर का भार उसके अणुओं के बराबर होता है। परमाणु की स्थिति देखो, KLMNO में के अंदर यहाँ पर 2 हैं कक्ष में, बाह्यतम कक्ष में, L में 8 है, M में 18, N में 32 और O में 50। इस तरह से संख्या याद रखनी है आपको। अब होता है, एक होता है समस्थानिक, होता है एक समभारिक। समस्थानिक समान स्थान, जिनका स्थान समान है, मतलब क्या हुआ, स्थान समान का मतलब क्या हुआ, क्रमांक समान है। तो परमाणु क्रमांक जिनका समान है और द्रव्यमान संख्या जिनकी फिक्स है उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोलते हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाता है, जैसे मान लो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, तो यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है। इसका मतलब परमाणु संख्या तीनों में 1 है, परंतु द्रव्यमान संख्या यहाँ पर अलग अलग है। इसी प्रकार आयोडीन 31 का उपयोग किया जाता है घेंगा रोग में, और कोबाल्ट 60 का कैंसर उपचार में। मतलब मैंने काम की बातें उठाई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं उठाया, बीच बीच में जैसे अचानक बात आ गई तो उसको नोट कर लिया। प्रश्न सीधे सीधे पढ़ेंगे यहाँ पर। मानव में रक्त संचरण हेतु Na24 का उपयोग किया जाता है। समभारिक का मतलब क्या हुआ, भार समान है। भार का मतलब क्या है, द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान संख्या समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न, उसको क्या बोलते हैं, समभारिक बोलते हैं। रासायनिक बंध और समीकरण, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश है ये। संगत परमाणु सदैव छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन के हटने से धनायन का आकार अपने संगत परमाणु से छोटा होता है। ऋणायन का आकार अपने संगत परमाणु से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। ऋण आवेश के अंत में सामान्यतः 8 लगा जाता है, IT या ID लगता है, और धनावेश के अंत में IUM लगाया जाता है। संयोजकता, 1916 में कार्लेस लुईस ने अष्टक नियम दिया। परमाणु के बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण अष्टक नियम कहलाता है। रासायनिक बंध क्या क्या हो सकते हैं, आयनिक बंध, विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य उपस्थित स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या कहलाता है, रासायनिक बंध कहलाता है। इसे विद्युत संयोजी बल भी कहते हैं। NaCl के बीच में है, NaCl के बीच में Na के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है, तो आयन है ना, एक तो यहाँ पर धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, इसके बीच में आवेश, तो आयनिक बंध हो गया, आयन हो गए, धन आयन और ऋण आयन। सहसंयोजक बंध मतलब एक से अधिक संयोजकता की साझेदारी होती है। सिंगल बॉन्ड के द्वारा हो सकती है, डबल बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड के, जैसे क्लोराइड के बीच में संयोजकता है, ये सहसंयोजन बंध है। यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में डबल है और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर पाया जाता है, ये संयोजकता को शो करता है। सहसंयोजक यौगिक गैस, द्रव्य व ठोस तीनों अवस्थाओं में होते हैं, एक्सेप्शन हीरा व रेत को छोड़कर। विद्युत व ताप के कुचालक, एक्सेप्शन ग्रेफाइट। उपसंयोजक बंध, ओजोन है, HNO3 है, Na का लैटिन नाम क्या है, नेट्रियम। तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता है बर्जिलियस। अम्ल, क्षार व लवण, एसिड, एसिटिक एसिड का उपयोग कहाँ पर मिलता है, ये सिरका में, याद रखने वाला बात है। टार्ट्रिक एसिड किस में है, इमली में, ठीक है, इमली। एस्कॉर्बिक एसिड किस में है, संतरे में। और चींटी के डंक में कौन सा है, फॉर्मिक एसिड है। कौन सा पाया जाता है, चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड। एसिड को कैसे याद रखोगे, ABR रख लो या अनील याद रख लो, अनील है, एक शब्द रखना है बच्चे का नाम अनील। मतलब अम्ल क्या होते हैं, नीले टिटब्स को लाल कर देते हैं, या इंग्लिश में याद रखो तो ABR, ए का मतलब एसिड, ब्लू को रेड कर देते हैं, ठीक है। ऐसे बेसिक साबुन के जैसे लाल लिटमस को क्या करते थे, नीला कर देते हैं। NaOH KOH एग्जाम्पल दे रखे हैं। साल्ट क्या, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाएंगे, साल्ट व जल का निर्माण करते हैं। अलग अलग कुछ डेफिनेशन है। और नियत सिद्धांत क्या है, 1887 में दिया था। जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H आयन देते हैं उन्हें एसिड कहते हैं। अगर किसी जलीय विलयन में डाल दिया जिसने H आयन दे दिया ना, उसका मतलब उसको एसिड कहा जाता है। ये और नियत सिद्धांत है। जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर OH आयन देते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। HCl को जाला
जलीय विलयन में, तो H अलग हो गया और Cl अलग हो गया। इसका मतलब इसने क्या दिया, H दिया। NaOH को डाला तो Na और OH, मतलब इसने OH दिया और इसने H दिया। तो जो H देते हैं उनको क्या बोल सकते हैं, अम्ल बोल सकते हैं। जो OH देते हैं उनको क्या बोल सकते हैं, क्षार बोल सकते हैं। ये बात ओरेनिस ने बताई थी। ब्रॉन्स्टेड लोरी संकल्पना क्या है, एसिड क्या आता है, हमेशा प्रोटॉन दाता होता है और बेस क्या होता है, प्रोटॉन ग्राही होता है। देखो एक समीकरण है H2O + NH3, तो यहाँ पर क्या बना, NH4 बन गया। मतलब NH4 ने H क्या ले लिया, ग्रहण कर लिया, इधर NH3 था, इधर क्या बन गया NH4, इसका मतलब ले लिया, तो प्रोटॉन ग्राही है। इसका मतलब क्या है, ये बेस है। और यहाँ पर देखो H2O है, यहाँ पर OH है, दे दिया, H2O ने दे दिया, तो ये क्या है, प्रोटीन दाता है। तो एसिड और बेस की स्थिति यहाँ पर हो सकती है, दाता। लुईस संकल्पना क्या है, 1923 में दी थी। उसका मतलब एसिड क्या है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, वो एसिड है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उन्हें बेस कहा जाता है। ऐसे करके संकल्पना आई। अब अम्ल, क्षार व लवण है का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एक सबसे बढ़िया प्रश्न याद रखना, H2SO4, HCl और HNO3 को खनिज अम्ल भी कहा जाता है। पहला प्रश्न, बढ़िया प्रश्न बनता है। प्लांट व एनिमल्स में कार्बोनिक एसिड की मात्रा खूब होती है। 1 भाग HNO3 व 3 भाग HCl मिल जाते हैं तो क्या बनता है, एक्वारेजिया का निर्माण होता है, अम्लराज जिसको बोलते हैं। 1 भाग HNO3 व 3 भाग HCl मिलाने पर एक्वारेजिया अम्लराज का निर्माण होता है। H2SO4 को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। CaOH2 का यूज मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कहते हैं। CaOH2 का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। CaOH2 सफेद चूना क्या है, कीटनाशक है ये। MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसको। ये एंटासिड, पेट की अम्लता दूर करता है। पेट में अगर एसिडिटी हो गई तो फिर जो दवाइयां हैं उनके अंदर एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का उपयोग किया जाता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकता विस्फोटक बनाने में काम आते हैं। K2SO4 AlSO4 3.24 H2O फिटकड़ी को जल शोधन में काम में लिया जाता है। फिटकड़ी का सूत्र है ये, एलएम का सूत्र है। इसको जल को शुद्ध करने में काम में लिया जाता है। जहां पर अशुद्ध जल होता है उसमें फिटकड़ी डाल दी जाती है। डेली लाइफ में काम आने वाले कंपाउंड, NaCl जिसका pH क्या है, 7 है और मेल्टिंग पॉइंट 1081 केल्विन है। NaOH सोडियम, कास्टिक सोडे को बोलते हैं, गलनांक 591 के है। याद रखना NaOH कास्टिक सोडा का सूत्र NaOH है। विरंजक चूर्ण का सूत्र याद रखना CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है CaOCl2। वायु में खुला होने पर यह क्लोरीन गैस देता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। अग्निशामक यंत्र में भी इसका उपयोग होता है। खाने का सोडा जिसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एक दो बार देखोगे याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 मिलकर ये बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। धोने के सोडे का सूत्र है, देखो यहाँ पर सीधा है NaHCO3, तो यहाँ पर H हटा दो और H एक से काम थोड़ा चलेगा। साबुन कपड़े धोते हो तो 10 साबुन चाहिए ऐसा मान लो आप, तो Na2CO3 और 10 H2O, 10 बाल्टी पानी की चाहिए और साबुन चाहिए। इसे वो धोने को सोडे को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 यहाँ पर H2O चाहिए। तो यहाँ पर देखो NaCl याद रह जाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दो चाहे कास्टिक सोडा बोल दो, याद रह जाएगा। विरंजक चूर्ण का याद रखना CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है। उसके बाद बेकिंग सोडा NaHCO3, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, NaHCO3 बेकिंग सोडा है। H यहाँ पर हटा दो तो Na2CO3 कर दो और यहाँ पर 10 जल के अणु कर दो। ये धोने के सोडे का सूत्र है। अग्निशामक यंत्र बनाने में काम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कौन सा, ये बेकिंग सोडे को काम में लिया जाता है। गर्म करने पर सोडा एस बनाता है। एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखना CaSO4 प्लस आधा जल का अणु। कब काम आता है, आपके जिप्सम से भी बनते हैं, POP बनाने के अंदर है, आपके प्लास्टर वगैरह करते हैं, कई बार लग जाती है तब उसके लिए काम आता है। साबुन और अपमार्जक, साबुन का सूत्र देखो, उच्च वसीय अम्ल को जब NaOH के साथ क्रिया करवाई जाती है तो साबुन प्लस ग्लिसरॉल, क्वेश्चन आया हुआ है साबुन के में सह उत्पाद क्या है, तो ग्लिसरॉल साबुन बनाने में सह उत्पाद के रूप में काम आता है। पारदर्शी साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है, ग्लिसरीन का। आपने देखा होगा पियर साबुन है, पारदर्शी है, ग्लिसरीन यहाँ पर काम आती है। अपमार्जक कठोर व मृदु दोनों जल के अंदर कार्य करते हैं, जबकि साबुन केवल मृदु जल में। तो कई बार जहाँ पर जो मृदु जल है ना
वहाँ पर तो साबुन काम आ जाती है, लेकिन कठोर जल है ना, वहाँ पर आप कपड़े धोने वाले साबुन का उपयोग कर सकते हो, अपमार्जक के रूप में काम आती है। ABS प्लस H2SO4 अपमार्जक के रूप में काम कर सकता है। ये मिसेल बनते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं, झाग आते हैं, एल्किल बेंजिल सल्फोनेट। रासायनिक अभिक्रिया देखी जाए तो देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, कोई अभिक्रिया दे रखी संतुलित नहीं तो उसको संतुलित करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य परमाणु को संतुलित कर लिया जाता है। O2 H2O के अलावा कोई भी संतुलित कर लिया, उसके बाद H2 की संख्या को संतुलित कर लेते हैं, उसके बाद O2 की संख्या को संतुलित करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसके लिए प्लस चिन्ह का उपयोग करते हैं और आपकी ऊष्माशोषी के लिए माइनस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। प्रकार देखो, संयोगबन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है, A प्लस B दो अभिक्रिया है आपस में जुड़ गई, जैसे मान लो C कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, CO2 बन गया। ये क्या है, संयोगबन अभिक्रिया है, आपस में जुड़ जाती हैं। विस्थापन अभिक्रिया, एक अभिक्रिया के पास कंपाउंड है और दूसरी अभिक्रिया पे स्थानांतरित हो जाता है। कॉपर सल्फेट है, जब उसके साथ जिंक डाल दिया ना तो सल्फेट भाग के किसके पास चला गया, जिंक के पास चला गया, तो कॉपर अकेला रह गया, मतलब एक चीज की दूसरी चीज पर विस्थापित हो गई। द्विविस्थापन, दोनों जगह से विस्थापन हो, जैसे ए और बी दो साथ में है, जैसे मान लो इसको उदाहरण से समझाऊं, ZnSO4 प्लस CuCl2, तो ZnCl2 प्लस CuSO4, तो इसका सामान तो इसके पास चला गया और इसका सामान इसके पास आ गया, दो जगह विस्थापित हो गई अभिक्रिया, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, और इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसको आपके कॉन्जुगेशन रिएक्शन, संयुग्मन रिएक्शन बोलते हैं। अपगठनीय अभिक्रिया, एक कंपाउंड है AB, अपगठन हुआ, A और B अलग अलग हो गए, जैसे मान लो NaCl है तो Na प्लस Cl हो गया, CO2 है तो C प्लस O2 हो गया, H2O है तो H प्लस OH हो गया। इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, अपगठनीय अभिक्रिया। मंदवती और अभिक्रिया, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के मध्य अभिक्रिया 10-10 सेकंड में पूर्ण होती हैं। उत्कर्णीय अनुकरणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल अभिक्रिया, जो वापस चेंज हो जाती है उसको रिवर्सिबल बोलते हैं, और जो चेंज नहीं होती, एक बार बन गए उसको आपके अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। अगला पॉइंट बढ़िया बनता है, ऑक्सीकरण में अपचयन। देखो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती है, इसलिए इसको ऋण विद्युतीय और इसको धन विद्युतीय अभिक्रिया इधर इसके हिसाब से बोला जा सकता है। देखो, निकलना और जुड़ना दो बातें हो गई, ये निकलती हैं, एक चीजें मतलब ये चीजें जुड़ती हैं यहाँ पर, ये निकलती हैं उसको ऑक्सीकरण, और यहाँ जो निकलती हैं वो जगह जुड़ती हैं तो अपचयन, और यहाँ जो जुड़ती हैं वो निकलती हैं तो अपचयन हो गया। तो ऑक्सीकरण अपचयन दो प्रकार की रिएक्शन हो गई। ऑक्सीकरण का योग बराबर ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना बराबर अपचयन। हाइड्रोजन का निकलना, देखो यहाँ पर पता चलता है, हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। अब देखो ऐसे याद करो इसको, H का मतलब ये है, ये आपके दो हाथ हैं, आप जब वॉकिंग पे जाते हैं तो अप डाउन करते हैं, सुबह सुबह आप वॉकिंग करके आ रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, इसका मतलब अप डाउन करते हैं तो अपन अप अप है ना, तो अप का मतलब H स्थिति बन रही है, ऐसे याद रख लो, अप का मतलब H स्थिति बन रही है, तो H अगर जुड़े ना उसको अपचयन बोलेंगे। अब इससे पूरा चल जाएगा काम, H जुड़ा मतलब अपचयन, तो फिर H हटा मतलब ऑक्सीकरण, ठीक है। अब H जुड़ा तो O तो नहीं जुड़ सकता ना, तो H जुड़ा मतलब O हटा मतलब अपचयन, और H हटा मतलब O जुड़ा मतलब ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में H हटता है और O जुड़ता है, और अपचयन की अभिक्रिया में O हटता है और H जुड़ता है। अपचयन से याद रखना, अप डाउन करते हैं तो H जोड़ो तो क्या घटाओ, O हटाओ, तो ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या अपचयन है, और हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है
उपचयन बोल दो, चाहे तो ऑक्सीकरण बोल दो। ठीक है। अब धन विद्युती के हिसाब से देखा जाए तो धन विद्युती तत्व का निकलना मतलब ऑक्सीकरण। एक बात याद रख लेना, कोई सी भी एक बात रख लेना, बाकी से हो जाएगा। इसका मतलब धन विद्युती तत्व का निकलना ऑक्सीकरण हो गया, तो धन विद्युती तत्व का जुड़ना क्या हो गया, अपचयन हो गया। अब धन विद्युती तत्व का निकलना अगर ऑक्सीकरण है तो ऋण विद्युती तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण है, दोनों तो नहीं निकल सकते ना। इसका जुड़ना ऑक्सीकरण, इसका निकलना ऑक्सीकरण, इसी प्रकार से इसका जुड़ना इसका निकलना अपचयन की प्रक्रिया में आ जाता है। इतनी बातें हो गई। परमाणु में तत्व का इलेक्ट्रॉन त्याग करना, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब क्या हो गया, उसका ऑक्सीकरण हो गया, और इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिया, उसका मतलब क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है। जिन पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं, जिन पदार्थों का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहा जाता है। हीरा व ग्रेफाइट का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, प्लम पुडिंग वाला, बूंदी के लड्डू, तरबूज वाला, रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र का प्रयोग अभी अपन ने देख लिया था। नील बोर की परिकल्पना क्या है, कक्ष है, उसके चारों तरफ बीच में नाभिक है, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। प्रथम कक्षा के है, उसके बाद में एल है, एम एन है, इस प्रकार से मूव करते रहते हैं। आवर्त सारणी के अंदर क्षैतिज पंक्तियां क्या होती हैं, आवर्त, और खड़ी खड़ी जो स्तंभ है उनको वर्ग कहा जाता है। वर्गों की संख्या कितनी, 18, और आवर्तों की संख्या कितनी है, 1 से 7 तक होती है। ऐसे वाले डब्बे होते हैं ना आवर्त सारणी में, वो तो है आपके हैं 7 आवर्त, और ऐसे जो डब्बे हैं वो कितने हैं आपके 18 हैं। इस प्रकार से उनको वर्ग कहा जाता है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है परंतु आवेश कम होता जाता है, और एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होता जाता है परंतु आवेश बढ़ता जाता है। ये एक पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे देखो, POA एल्काइन को एल्किन का देखेंगे, अभी आगे आएगा ये। कार्बन तथा इसके कंपाउंड, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6 है, छोटा आकार है। इसके अंदर एक पाई बंध होता है, एक सिग्मा बंध के साथ द्विबंध और त्रिबंध भी पाए जाते हैं। 1s², 2s² व 2p²। परमाणु क्रमांक कितना, 6। तो पहले 2 भर गए, उसके बाद फिर s वाले 2 भर गए, फिर 2 किसके बचे, इसके बचे। तो बैलेंसी कितनी होगी, कितनी, 4 यहाँ पर बैलेंसी है। ज्यामिति कैसी होती है, समचतुष्फलकीय होते हैं। प्रत्येक वैलेंसी के मध्य बंध कोण कितना, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। सिंगल बॉन्ड कैसा, एक सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही होता है, बाकी पाई बंध के साथ द्विबंध और त्रिबंध भी हो सकते हैं। कार्बन परमाणु कार्बन से जुड़कर साकित असाकित चक्रीय यौगिकों का निर्माण करता है। हाइड्रोकार्बन अचक्रीय व चक्रीय प्रकार से अगर संतृप्त है और असंतृप्त है, संतृप्त का मतलब कार्बन कार्बन के मध्य एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, मेथेन है, एथेन है, ये किस में आते हैं, संतृप्त में आते हैं। असंतृप्त का मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब एल्किन या एल्काइन। तो क्रम देखो, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्किन का मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ये तो मेन हो गया। इसके टुकड़े बटेंगे तो एल्काइन में संख्या के आधार पर, मेथेन तो यहाँ पर मेथीन, यहाँ पर मेथाइन, एथेन, एथीन, एथाइन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ठीक है। और वैसे देखा जाए तो अगर चक्रीय के रूप में एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यहाँ पर है। अब देखो ये मेथेन है, मेथेन का सूत्र है CH4। मार्स गैस इसको बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं, धान गैस बोलते हैं, CNG में काम आती है, कोयले खदानों में काम आती है, उसको मेथेन गैस कहा जाता है। गोबर गैस इससे बनाई जाती है। CH3OH को कास्ट स्पिरिट कहा जाता है। CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं, और HCOOH को फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। लैक्टिक एसिड का सूत्र ये वाला है। नामकरण करते हैं, देखो एल्केन का ये वाला सूत्र क्या है, मेन CnH2n+2, ये मेन फॉर्मूला है। सफिक्स n लग जाता है यहाँ पर। एल्केन H है ना, यहाँ पर 4 है, H4 हो गया ना। ठीक है भाई, n का मान 1 रख के देख लो, n का मान आपने 1 रखा तो C तो 1 ही हो गया। अब H का मान क्या रखा, n का मान 1 रखा ना, 2 × 1 + 2, तो 2 × 1 2 और 2 4 हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, CH4। अगर आपने C का मान 1 रखा ना तो बना आपके CH4, जिसको बोलते हैं मेथेन। अगर C का मान आपने 2 रखा तो बन गया एथेन। तो मेथेन है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है,
हेक्सेन है। इस प्रकार से कंडीशन ये बनती जाती है, एल्केन हो गया सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार से एल्कीन का सूत्र है CnH2n, यहाँ से देखो CnH2n प्लस 2 है ना, 2 हटा दो, CnH2n सफिक्स इन लगेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर कार्बन का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या बनेगा, C तो 1 ही हो जाएगा और H के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये CH2 है, डबल बॉन्ड के रूप में रहता है, तो CH2 एथिलीन। इसी प्रकार से ये वाला बन गया प्रोपीन, इन लगेगा यहाँ पर, तो एथीन है या फिर प्रोपीन है, ब्यूटीन है, इस प्रकार से स्थिति बनती जाएगी। इसी प्रकार से फिर आपके एल्काइन, ये कुछ याद रख लेना सूत्र, भाप अंगार गैस CO2 प्लस CO प्लस H2 से, प्रोड्यूसर गैस CO प्लस N2 को बोलते हैं, और कोल गैस आपके CO प्लस H2 प्लस CH4 को मिलाकर बोला जाता है एल्काइन। वही सूत्र CnH2n माइनस 2 कर दो, देखो शुरू में आपने CnH2n प्लस 2 किया, इसका मतलब एल्कीन, फिर ये प्लस 2 वाला झंझट हटा दिया, CnH2n मतलब आपके एल्काइन, ये वाला एल्कीन, ऊपर वाला तो एल्केन, दूसरा एल्कीन और ये एल्काइन, इनके तीनों के ये सूत्र बन जाते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एथाइन, मेथाइन, है ना, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, इस प्रकार से स्थिति बन जाएगी। कार्बन के अपर रूप निश्चित बंध कौन क्रिस्टलीय पदार्थ हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, और अक्रिस्टलीय कोल है, कोक है, चारकोल है, जंतु चारकोल है, काजल गैस, कार्बन, ये सब है। हीरा संरचना कैसी, समचतुष्फलकीय, दृढ़, त्रिआयामी होती है। कार्बन के मध्य कितनी दूरी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। विद्युत का क्या है, कुचालक है, कठोर होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से क्या होता है, ये चमकता है। गलनांक इसका इतना, अपूर्णांक इसका इतना है। मात्रक नहीं होता इसका, हीरे का मात्रकहीन राशि है। तो हीरे के बारे में इतनी बातें याद रखना, प्रश्न इजीली बन सकता है। ग्रेफाइट षटकोणीय संरचना होती है, एक बंद डबल बॉन्ड है। विद्युत का क्या है, सुचालक होता है। लेखन पेंसिल में कच्ची पेंसिल होती है, उसके आगे का क्या है, वो ग्रेफाइट भाग गया। वोलर ने यूरिया कार्बनिक पदार्थ सर्वप्रथम लैब के अंदर बनाया था। फुलेरिन हो गया तीसरा, देखो 3 है यहाँ पर, ईरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन बंग मिस्टर फुलर के नाम पर फुटबॉल की आकृति होती है। 60-70 अधिक परमाणु इसमें पाए जाते हैं। C60 सबसे अधिक स्थायी है, इसे ही बंक मिस्टर फुलेरिन कहा जाता है। C60 के अंदर कितने होते हैं, 32 फलक होते हैं। इसमें से 20 तो क्या है, षटकोणीय है, और 12 क्या है, पंचकोणीय फलक होते हैं। अतिचालक के रूप में काम आता है। C60 विद्युत का कुचालक होता है। कार्बन के बीच की लंबाई 1.40, सारी बातें काम की यहाँ पर। 1.40 एंगस्ट्रॉम यूज आणविक बॉल बेयरिंग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो हीरा, ग्रेफाइट और ये फुलेरिन हो गए। अन्य यौगिक CFC आपके कोल है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको फ्रियोन भी बोलते हैं, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन को फ्रियोन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर सूत्र हो सकते हैं, CFCl3 फ्रियोन 11 है, CF2Cl2 फ्रियोन 12 है, C2F2Cl4 फ्रियोन 112 है, C2F2Cl3 फ्रियोन 113 है। इस प्रकार से फ्रीज AC के अंदर ये CF2Cl2 इस प्रकार से काम ली जाती है। बेस्ट हल्की, CO2 कम बनेगी, प्रदूषण कम होगा। CNG गैस के अंदर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, जिसका अनुपात क्या है, क्या इसमें मीथेन व इथेन मिलकर CNG का निर्माण करते हैं। LPG गैस थोड़ी भारी होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। CO2 ज़्यादा बनेगी क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। अगर दोनों की तुलना करी जाए तो आपके LPG में ज़्यादा CO2 बनेगी, इसमें आपके कम बनेगी। LPG की तुलना में CNG तभी बढ़िया है। इसका संगठन क्या है, ब्यूटेन, प्रोपेन प्लस इथाइल मर्केप्टोन, गंध के लिए मिलाई जाती है, तभी LPG में इस प्रकार से सुगंध आती है। आपके जैसे गैस कई बार लीक हो जाता है तो सुगंध आती है, वो किसके कारण आती है, इथाइल मर्केप्टेन के कारण आती है। कुकिंग गैस भी इसको कहा जाता है। इसमें आपके ब्यूटेन कितना 60% और प्रोपेन है वो 40%। भारत के अंदर ये अनुपात है। नेचुरल तनन सामर्थ्यता प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए सल्फर मिलाकर गर्म करना वल्केनाइजेशन या वल्कनीकरण कहलाता है। ऊन, रेशम, रबड़, इन प्रकार से आइसोप्रीन के बहुलक हैं ये। आर्टिफिशियल नायलॉन, ये तो नेचुरल हो गया। आर्टिफिशियल क्या है, कार्बन के हिसाब से देखा जाए तो नायलॉन 66 है। एडिपिक मूल हेक्सा डाइअमीन के संघनन से बनता है। टेरिलीन को इस प्रकार से बनाया जाता है। रियोन को कागज के NaOH के विलयन के साथ में भिगोकर इसे CS2 में घोलकर इसको बनाया जाता है। कृत्रिम रेशम बताया जाता है। पॉलीथीन क्या है, एथीन का बहुलीकरण है। PVC याद रखना विनाइल क्लोराइड के बहुलक हैं। PAN पोली एक्राइलो नाइट्राइल के बहुलक हैं। आर्लोन जिसको बोला जाता है, और पॉलीस्टाइरीन विनाइल बेंजीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। संश्लेषित रबर नियोप्रीन तक गैस्ट्रेट बनाने में का बहुलक है ये। ब्यूना 5 है और ब्यूना N के संघनन से तैयार होता है ये।
शुष्क बर्फ कहलाती है, CO2 आग बुझाने वाली गैस इसको बोलते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, आपके रसायन विज्ञान का मामला है। पहला टॉपिक है बल व गति। पहले तो अदिश राशियां सदिश राशियां, केवल परिणाम हो, दिशा का बोध नहीं होता है। द्रव्यमान, चाल, समय, दूरी, घनत्व, ऊर्जा, शक्ति आदि अदिश राशियां हैं। याद रखने का तरीका क्या है, देखो सदिश राशियों में अक्सर आपको वह मिलेगा, वह जिसमें आता है वो अक्सर सदिश राशियां हैं। परिणाम व दिशा दोनों होता है, वह या वह। देखो बल है, विस्थापन है, वेग है, संवेग है, आवेग है, तीव्रता है, भार आदि। भार का याद रख लेना, बाकी सब में क्या है, ये क्या है, वह या वह मिल रहा है। ज़्यादातर वह या वह एक याद करने का तरीका है, इनको सदिश राशियां कहा जाता है। परिणाम यूनिट दिशा बताता है, ये परिणाम और दिशा दोनों को बताता है। गति, पिंड को किसी स्थिति का समय के साथ बदलना गति कहलाता है। पिंड की स्थिति का समय के साथ बदलना सरल रेखीय गति हो सकती है, वर्ताकार हो सकती है, दोलनी गति हो सकती है। दूरी और विस्थापन, प्राप्त स्थिति से अंतिम स्थिति तक की स्थिति क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। और प्राथमिक स्थिति से अंतिम स्थिति की रेखीय दूरी, दो प्रकार की दूरियां हो गई है, वो क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। तो कोई प्रारंभिक स्थान है, मतलब ए से चलकर ये यहाँ तक आए, तो ए से चले यहाँ आए और फिर यहाँ आए, ये तो पूरी क्या हो गई, अंतिम स्थिति तक की तो दूरी। और ये क्या हो गया, सीधा देखा जाए तो इतनी दूरी तय करिए, तो ये विस्थापन है। तो ये तो दूरी है और ये क्या है, विस्थापन है। दूरी अदिश राशि है, पिछली बार सीधा सीधा प्रश्न पूछे गए थे यहाँ से। दूरी क्या है, अदिश राशि है, इसका मात्रक है मीटर SI में। और विस्थापन एक सदिश राशि है, V आ गया ना, वह आ गया मीटर में, इसका SI मात्रक है। चाल देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल अदिश राशि है, मीटर प्रति सेकेंड, क्या इसका दूरी बटा समय हो गया ना, तो दूरी का मीटर है और समय का सेकंड है, तो मीटर प्रति सेकंड इसका SI मात्रक है। पर चाल के साथ में वेग, निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाता है यहाँ पर। तो वेग बराबर निश्चित दिशा और समय। यहाँ पर तो क्या, दिशा बटा दूरी बटा समय, तो दूरी तो कोई निश्चित दिशा नहीं है, यहाँ पर एक दिशा हो गई। दिशा का मतलब क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो विस्थापन में समय का भाग दिया तो क्या आ गया, वेग आ गया। तो वेग बराबर S/T हो गया। और ये वेग क्या है, सदिश राशि है, इसका भी SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ये सभी के याद रखना कि सदिश है, असदिश है, अदिश है, और उसका मात्रक आपको याद रखना है। एक समान गति, एक सीधी रेखा में गति, असमान गति और त्वरण, प्रति सेकंड वेग में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। प्रति सेकंड वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। मान लो शुरुआत में वेग ये था और बाद में ये हो गया, तो परिवर्तन जितना होना उसमें T का भाग दिया गया। ये त्वरण है, वेग का मात्रक बटा T। तो वेग का मात्रक क्या आया था, मीटर प्रति सेकंड था, उसमें किसका भाग दे दिया, S का हो गया। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक हो गया, ये इसका मात्रक हो गया त्वरण का। तो त्वरण का तो अभी आपको किस किस का याद रखना है, दूरी का याद रखना है मीटर, विस्थापन का मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकंड, वेग का मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है, V बराबर U प्लस AT, ये नियम है। S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। इनको समझाता, लेकिन अभी समय रिवीजन का है इसलिए पॉसिबल नहीं है। असमान त्वरित गति की स्थिति के अंदर स्थिति अलग हो सकती है। बल देखो सदिश राशि है, न्यूटन की गति के नियम, पहला नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल उस पर ना लगे। इसे स्थिर अवस्था का जड़त्व का नियम और गति अवस्था का जड़त्व का नियम कहा जाता है। जैसे गत्ते पर सिक्का, कैरम, गोटी, ये वाली चीज़ें हैं। गत्ते पर है ना, कोई सिक्का रखा है, आपने फटाफट गत्ते को, जैसे गिलास है, गिलास के ऊपर आपने गत्ता रख दिया और गत्ते के ऊपर सिक्का रख दिया। अब अचानक से आप गिलास गत्ते को खींच लो तो सिक्का गिलास में गिर जाएगा। वो मतलब गत्ते ने गति कर ली, लेकिन सिक्का क्या था, स्थिर था। इसी प्रकार से कैरम की गोटी है। गति अवस्था का जड़त्व का नियम, लंबी कूद है, बस का ब्रेक है, ये सब क्या बताते हैं कि जब तक कोई चीज़ चलती रहेगी, बस को ब्रेक नहीं लगा हो, कोई विरोध ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, तो चलती रहेगी वो, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। बाह्य बल का मतलब या तो तेल नहीं खत्म हो जाए, या फिर कोई आपके ब्रेक ना लगे, या फिर कोई रोड इस प्रकार की हो कि वो उसको घर्षण ना लगाती हो, तो वो चलती रहेगी। जितना द्रव्यमान होता है उतना ही क्या होता है, जड़त्व है।
गति का पहला नियम गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। दूसरी नियम क्या कहता है न्यूटन का, गति करती हुई वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान व वेग के गुणनफल के बराबर होता है। P बराबर mv, संवेग क्या है, एक सदिश राशि है, मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, वेग और संवेग। F बराबर ma, बल हो गया, तो बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम, देखो ma किलोग्राम गुणा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर किसका, बल का ऐसा ही मात्रक है, याद रखना। n बराबर किलोग्राम मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। तीसरा नियम क्या है, देखो बल का पहला, इसके गति का पहला नियम क्या बताएगा, बल का गुणात्मक मापन करता है, बल की परिभाषा बताता है। दूसरा नियम क्या करता है, बल का मात्रात्मक मापन करता है, मतलब बल का परिमाप बताएगा। तो गति का पहला नियम है बल की परिभाषा बताता है, गति का दूसरा नियम बल का परिमाप बताएगा, और तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, बल की दिशा बताएगा। तो कौन सा नियम क्या बताएगा आपको, ये सीधी सीधी बातें पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है। संवेग संरक्षण का नियम, दूसरे नियम से यदि किसी पिंड पर बाईं आरोपित बल शून्य है तो उस निकाय के संपूर्ण आवेग संवेग का संरक्षण का नियम संवेग का संरक्षण होता है। दो गोलियों के टक्कर के बाद पहली कुल संवेग तो टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर होता है, अर्थात संवेग संरक्षित रहता है। घर्षण, सीमांत घर्षण, ईंट अंगुली, ईंट पड़ी है आप अंगुली से सरका रहे हो, सरपी सरकती है और लौटती है कोई चीज़, तो इनका घर्षण का बात करें तो यहाँ पर देखो स्थैतिक है सबसे ज़्यादा, सरपी उसके बाद, और लौटने में सबसे कम है वो घर्षण की मात्रा होती है। प्रणोद, किसी वस्तु के ऊपर उसकी सतह पर लंबवत लगा बल क्या कहलाता है, प्रणोद कहलाता है। मात्रक क्या इसका, न्यूटन है। दूध से जो क्रीम बनती है वो अपकेंद्रीय बल के हिसाब से। दाब, वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। दाब भी क्या है कि अदिश राशि है, बल बटा क्षेत्रफल, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो गया। उत्प्लावकता, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत लगने वाला बल वस्तु को पानी में डूबने से बचाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत है। दुग्ध मापीय हाइड्रोमीटर उत्प्लावकता सिद्धांत पर कार्य करते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन mv, मात्रक क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हो गया। कार्य और ऊर्जा, कार्य का मतलब क्या है, कार्य बराबर बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। W बराबर fs होता है, s का मान है यहाँ पर fs के हिसाब से कार्य क्या हो गया, एक अदिश राशि हो गया, अभिकेंद्र बल द्वारा कोई कार्य नहीं होता। मात्रक कार्य बराबर न्यूटन प्रति मीटर है, सूत्र याद रखना। ये ऊर्जा का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक सेम होते हैं। ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा है, उष्मा ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, गुरुत्वीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों को बताया जाता है। अथोड़ार कील, तो यहाँ पर एक स्थिति पे फिक्स है कील और अथोड़े को आप गति दे रहे हो, तो गति प्लस स्थिति ऊर्जा दोनों मिल गई तो क्या बनी, यांत्रिक ऊर्जा। गति ऊर्जा हमेशा सदा धनात्मक होती है और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। समीकरण 3 से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो त्वरण का मान निकल गया यहाँ पे, और आपके f का मान गतिज ऊर्जा के हिसाब से निकल गया। W बराबर 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वस्तु विराम अवस्था होने पर u बराबर क्या हो गया, 0। उस परिस्थिति के अंदर W बराबर 1/2 m v स्क्वायर हो गया। तो v को दुगना किया तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुना हो गई। संवेग भी क्या हो गया, सेम हो गया। याद रखना, वेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है, ऐसा नियम याद रखना आपको। इस बात से ये निकला। स्थितिज ऊर्जा में क्या पता चला, स्प्रिंग का वापस आना, तीर के कमान का वापस नॉर्मल होना। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, EP बराबर 1/2 kx स्क्वायर का मान आता है। विद्युत ऊर्जा पता है आपको, माइकल फेराडे ने विद्युत जनित्र की खोज की थी। कोयला संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र, ये सारे विद्युत ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। एनर्जी का रूपांतरण, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का जोड़ है। पावर शक्ति, P बराबर W/T, कार्य बटा समय, और इसका भी P बराबर ma। मात्रक याद रखना, जूल बटा प्रति सेकंड। इनमें देखो मात्रक याद रखना, न्यूटन के थोड़े से नियम याद रखना, और ये सूत्र वगैरह दे रखे हैं उनको थोड़ा सा एक बार रीडिंग मार लेना। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वोल्ट होता है। जो तत्व हैं यहाँ पर उनको आप देखा जाए तो क्रियाशीलता के आधार पर देखो, सबसे ज़्यादा क्रियाशील है कहना क्या, मैं गल जिलो सीता, है ना। कहना क्या मंगल जीलो सीता, ऐसे कुछ है, ये याद रखना। सर्वाधिक सक्रिय है, क्रियाशीलता कम है, और नीचे वाले में कभी परिवर्तन नहीं होता। ये सक्रियता श्रेणी के दाब पर दे रखा है। रेडॉक्स का मतलब होता है जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रिया होती है। न्यूट्रिनो सबसे हल्का पाउली ने खोजा, और न्यूट्रॉन सबसे भारी
चैडविक ने बताया था। वनस्पति तेल जो है उस पर निकिल की अभिक्रिया की जाती है तो आपके कृत्रिम वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। बॉन्ड निकालने के लिए सूत्र काम आता है, देखो CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ये सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, ये ट्रिपल बॉन्ड के लिए, ये वाला सूत्र है। कपड़े धोने के साबुन का सूत्र वसा प्लस NaOH मिला तो वसा प्लस ग्लिसरॉल, साबुन प्लस ग्लिसरॉल बना। शेविंग क्रीम नहाने का है ना, वसा प्लस KOH, कपड़े धोने के साबुन का ये और नहाने का और शेविंग क्रीम बनाने का लिए वसा प्लस KOH काम में लिया जाता है। अंतर याद रखना है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए C614 को काम में लेते हैं और पृथ्वी चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम को काम में लिया जाता है। फ्रियोन, देखो सूत्र बनता है, फ्रियोन के प्रकार आए थे ना अभी, तो दहाई बराबर Cl बराबर 4 - F, ठीक है। तो F11 दिया ना यहाँ पर, तो F11 का मान दिया, इसका मतलब क्या हो, दहाई, दो बातें ना यहाँ पर, सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो F11 फ्रियोन 11 से कैसे सूत्र बनेगा इसका, Cl बराबर 4, तो इसको F11 में पहले वाले एक को तो C बताओ और दूसरे वाले एक को F बताओ। F12 में पहले वाले एक को तो C बताओ और दूसरे वाले को F बताओ। इस प्रकार से सूत्र हो गया। तो यहाँ पर क्या है, Cl बराबर 4 - F, सूत्र कैसे बन गया देखो, अब CF तो आ गया, पहले को C बताया दूसरे को F बताया, दोनों एक एक है ना, एक C एक F, Cl3 कहाँ से आया, इससे निकला। Cl बराबर 4 और F कितने हैं, 1, तो एक F घटा दिया 4 में से, कितना आ गया, Cl3 हो गया। तो CfCl3 फ्रियोन 11 का सूत्र हो गया। फ्रियोन 12 से क्या निकला, ये वही, एक का मतलब तो C, तो C तो एक ही है, F का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, और 4 - F, 2F घटा दो तो Cl2, CF2Cl2 क्या हो गया, फ्रियोन 12 का हो गया। इसी प्रकार से F 111 से निकल जाएगा। यहाँ पर पहले एक को C बताओगे, दूसरे एक को भी C बताओगे, तीसरे को क्या बताओगे, F बताओगे। ऐसे करके सूत्र बनाते हैं। खैर ये तो बलों की दुर्बलता याद रखना, नाभिकीय बल सबसे ज़्यादा, चुंबकीय बल उसके बाद, वांडर बल सबसे, और गुरुत्वाकर्षण बल ये सबसे कम हो गया। दुर्बलता का क्रम ये दे रखा है। जैव विविधता शब्द विल्सन ने दिया था। हॉटस्पॉट नॉर्मन मेयर्स के द्वारा 1999 25 थे, वर्तमान में 34 हॉटस्पॉट हैं। सर्वाधिक अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा में होती है, वनों में वर्षा होती है। भारत में विशुद्ध रूप से कितने हैं, 2 हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। बाकी देखो 3 या कई बार 4 सुंडालैंड का नाम भी जोड़ा जाता है। स्थानबद्ध प्रजाति जो उसको बोलते हैं जो किसी स्थान पर ही फिक्स होती है, एंडेमिक स्पीसीज बोला जाता है। भारत की जैव विविधता कितनी है, 7.8% है। हॉटस्पॉट की क्या शर्तें हैं, 0.5% से अधिक या 1500 स्थानबद्ध स्पीसीज वहाँ पर हो और 70% उजड़ा हुआ क्षेत्र हो जाता है, उसको मानव क्रियाकलापों के द्वारा उसको क्या बता देते हैं, हॉटस्पॉट। कंसेप्ट दिया था मेयर ने। IUCN की खोज 1948 में, रेड डाटा बुक 1972 में आई थी और WWF की स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। क्लास 7 के अंदर दे रखा, देखो जंग का रासायनिक सूत्र याद रखना, Fe2CO3। सीधे सीधे प्रश्न दे रखे हैं यहाँ पर। जंग से बचाव के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। सीता माता बढ़ने कहाँ है, प्रतापगढ़ में। बूंदी में कौन सा, रामगढ़ विषधारी, अभी ये पॉपुलर भी है। इसका करंट का क्वेश्चन आपको बताया था, बहुत बढ़िया बनता है। शरीर पर काले सफ़ेद बाल, लंबे कांटेदार बालों वाला प्राणी सिंही कहलाता है। क्लास 8 में दे रखा हरी मेहंदी लासोन नामक पदार्थ के कारण से क्या हो जाता है, लाल बन जाती है। अनिल आपको पता ही है, अम्ल है वो नीले रंग को लाल लिटमस, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देते हैं। हाइड्रोजन गैस से भरी परख नली के मुख पर जलती हुई तीली ले जाने पर वह नीली हो जाती है। संकटग्रस्त प्रजाति में से कौन सी है, इंद्रोक। ऐसा एक प्रश्न दे रखा है सीधा सीधा। निम्न से विलुप्त प्रजाति कौन सी है, डोडो पक्षी और हवाई कौवा। संकटापन्न प्रजाति तथा विशेष किसी क्षेत्र प्रजाति दोनों श्रेणियों में पाई जाने वाली जंतु प्रजाति है, गंगा नदी की डॉल्फिन है। काली मंथन मेंगो पादप प्रजाति की श्रेणी है, प्राकृतिक आवासों में ये क्या हो गई, विलुप्त हो गई। राजस्थान में सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, पुराना डाटा है, छोड़ दो। एक से अधिक श्रेणी में आ रही पादप प्रजाति इंद्रोक है, मिलान करना है यहाँ पर कि कर लेना। तस्मानिया टाइगर है, विलुप्त प्रजाति है। गोडावण है, संकटापन। भारतीय गेंडा है वो कांजीरंगा में। फिर कुर्जा आपके प्रवासी पक्षी है। जीवाश्म ईंधन क्या नहीं है, लकड़ी नहीं है, बाकी तीनों हैं। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है और किरणनिधि संस्था पिपलांतरी, ये प्रश्न दे रखा है। निम्न से कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कौन सा है, ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन।
तीनों के तीनों कार्बन के किस लिए रूप हैं? चंद्रमा पर या पृथ्वी पर द्रव्यमान समान रहता है, केवल भार क्या हो जाता है, बदल जाता है। पूर्वी हिमालय में गांगेय डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव जिसको बोला जाता है, ये है यहाँ पर। इसके लिए एक अभ्यारण्य बना बांगलपुर बिहार, हिम तेंदुआ और हिमालय तहर के लिए। पश्चिमी घाट नीलगिरी तहर और मेकांग बंदर के लिए। जैव विविधता शब्द आ गया और आ गया विल्सन आ गया। जैव विविधता 7.8%, कुल भूमि 2.8% है। आईयूसी ने स्थापना 1948, मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। रेड डाटा बुक 1972, WWF 1961, प्रतीक क्या है, लाल पांडा इसका। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखना 1972 राजस्थान में कब लागू हुआ, बढ़िया प्रश्न बनता है 1973 के अंदर। सिटीज 1975 से प्रभावी है। कन्वेंशन ऑन ट्रेंड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, CBD का पूरा नाम याद रखना। कन्वेंशन ऑन डाइवर्सिटी 1992 पृथ्वी सम्मेलन के साथ। जीव विविधता संधि भारत में जीव विविधता अधिनियम 2002 में लागू हुआ। NBA, SBB और BMC के तत्वाधान में। ये नेशनल, स्टेट और ये कम्युनिटी स्थानीय संगठन है एक तरीके का। संरक्षण जीवों का करते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं, इन सिटू और एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब उसी स्थान पर करना, जैसे नेशनल पार्क है, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, आरक्षित वन, संरक्षित वन, पवित्र वन, झील, ये सब क्या है आपके इन सिटू कंजर्वेशन है। स्वस्थाने और बहिस्थाने के अंदर जू, बोटनिकल गार्डन, जीन बैंक, बीज बैंक, ये सब आ जाते हैं आपके बहिस्थाने संरक्षण के अंदर। चिपको आंदोलन 1973 उत्तराखंड, यूपी चमोली, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में श्रीमती गौरा देवी चिपको वुमेन के नाम से जानी जाती है। चिपको आंदोलन राजस्थान में 1730, खेजड़ली, जोधपुर, अमृता देवी से संबंधित है ये। एपिको आंदोलन कर्नाटक, दक्षिण भारत में शुरू हुआ। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के, अक्षय और क्षय। अक्षय का मतलब जो खत्म नहीं होते, क्षय का मतलब जो खत्म हो जाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, अक्षय संसाधन है। और क्षय संसाधन में नवीनीकरण और अनवीनीकरणीय है। नवीकरणीय मृदा, जल, वन, वायु, वन्य जीव नवीकरणीय है, और अनवीकरणीय पेट्रोलियम, कोयला, CNG, खनिज, ये सब हैं आपके अनवीकरणीय। प्रदूषित जल से स्नान वायु रोग हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। पहला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2010 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु UNEP का गठन किया, यूनियन नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल में। भारत में 2010 में किस अधिगठन का गठन किया गया, राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण का किया गया। DNA डबल हेलिकल में एक्सरे विवर्तन के आंकड़े बोरिस विल्सन व रोजलैंड फ्रैंकलिन के द्वारा बताए गए। सबसे छोटा क्या है, इनमें से चारों में से इलेक्ट्रॉन है। संक्षारण किसको प्रदर्शित करता है, उपचयन को। ऑक्सीकरण होता है, इसका मतलब उपचयन को प्रदर्शित करता है। ग्रेफाइट हीरे से कठोर होता है चतुष्फलकीय संरचना के कारण से। किसके कारण से कठोर होता है, चतुष्फलकीय संरचना के कारण से ग्रेफाइट हीरे से कठोर होता है। पेट्रोल क्या है, एक एल्केनों का मिश्रण है। PVC ताप सुगट्टे बहुलक है। वेकेलाइट है ताप दृढ़ बहुलक है। वॉल्नीकृत रबड़ है वो प्रतास्थ बहुलक है। और नाइलॉन 6 है वो फाइबर है। कृत्रिम डिटर्जेंट कौन सा है कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण मिश्रण RSCO3Na+। इस प्रकार से कृत्रिम डिटर्जेंट का एक सूत्र है। ये मैंने फटाफट आपको थोड़ा सा करवाने की कोशिश करी है। इसमें आपके 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की जनरल साइंस को लिया गया है। केवल 2 टॉपिक बचते हैं। 2 टॉपिक का मतलब आपके एक तो जो है क्या बचता है, उत्तक वाला, जिसको आप इजीली देख सकते हैं, कहीं साधारण सा प्रश्न आता है। और एक आपके जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला, जो बायोलॉजी वालों के लिए तो कोई खास नहीं बनता है। ऐसे करके आपको 1 घंटे में समेटने की कोशिश करिए जनरल साइंस को। एक बार रीडिंग मार लेना। PDF इसकी उपलब्ध करवाऊंगा आपको ऐप के ऊपर, जिसको आप देख सकते हैं। प्रिंट आउट की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद।